जीरो या दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 माइनस जीरो दैट इज a2 स्क्वायर, a3 माइनस जीरो दैट इज a3 स्क्वायर। ये बन गया ना। अब इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी को आप कैसे शो करोगे, यूनिट वेक्टर से। तो ओपी क्या बताइए, इसे हम शो करते हैं आर से, आर कैप से, ठीक है, इसे आर से भी शो कर देते हैं, वेक्टर आर। क्लियर है। तो आप बताइए ये क्या होगा आपका, तो डायरेक्शन क्या होगी आपको पता है, किस तरह डिफाइन करेंगे ओपी का, तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, वेक्टर ओपी डिवाइडेड बाय ओपी मोड। क्लियर है। और ये वैल्यू आप यहाँ पे इजिली पुट कर सकते हो। वैल्यू क्या है आपकी, आप देख लीजिए, a1 आई कैप, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डिवाइडेड बाय मोड, बोलिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आपने इस वेक्टर से रिलेटेड जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड है हेयर, उसकी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली। उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन ये होगा और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है और वो किसी भी फॉर्म में इस तरीके से लिखी हुई है, तो उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर लीजिए, वो आपका मैग्नीट्यूड को शो करेगा। और डायरेक्शन के लिए आपको उस वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, उससे आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलिए, आपने जब 3D में किसी लाइन को रिप्रेजेंट किया था, तो जैसे हम 2D में स्लोप डिफाइन करते हैं m, ओके, m इजिकल टू tan थीटा, और उसमें आपने पढ़ा भी था कि आप पढ़ते थे वहाँ पर किसी लाइन के केस में माइनस ये इस तरह कह सकते हो कि आप एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट, इस तरीके से आपने पढ़ा था। तो इसी प्रकार 3D में हमें यहाँ से डिफाइन करना होता है कि किस डायरेक्शन, किस एंगल पर स्पेसिफाई है आपकी स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे केस में हमें डिफाइन करने के लिए कि कोई भी लाइन कितने एंगल्स पर डिफाइन है, तो 3 एक्सिस से, तो वहाँ पर 3 एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, जिन्हें डिफाइन करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा को भी हम साथ में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सपोज कर लीजिए दिस लाइन मेक्स एंगल अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड एंगल बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एंगल गामा फ्रॉम जेड एक्सिस, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब आप देखिए, आप क्लियरली ये बताइए कि यहाँ पर जो क्लियरली आपको दिखाई दे सकता है वो आपको एंगल बीटा दिखाई देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए इस लाइन को, इस टर्म को आप, फिर आप देखते हैं क्या मिलेगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आपके, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको। तो जो आपने डिफाइन किया आर कैप इक्वल्स टू, आप जरा अलग अलग के डिवाइड में रख दीजिए, a1 डिवाइडेड बाय मॉड, जो अंडर रूट आपका कंप्लीटली लिख दीजिए आप, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, या ऐसे कर लीजिए आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, कभी लेंथी हो जाएगा लिखना यहाँ पर। अब देखिए जरा यहाँ से आप मुझे कोस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाइए। तो जब आप कोस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो सिंस कोस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है ना, हाइपोटेनियस दैट मीन्स आधार बटे कर्ण। तो अब आपका जो बेस है वो आपको मिलेगा कितना, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस a2 एंड मैग्नीट्यूड क्या आपका हाइपोटेनियस। तो वो आपको क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। जब आप इसी प्रकार कोस अल्फा एंड कोस गामा कैलकुलेट करोगे, तो उसकी वैल्यू a1 बाय दिस एंड a3 बाय दिस मिलेगा। तो दैट इज इम्प्लाइज दैट वेक्टर आर कैप विल बी इक्वल्स टू कोस अल्फा आई कैप एंड कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। तो आप देखिए ये आपने पढ़े होंगे, इन्हें बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस, LMN। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस LMN। तो दैट इज जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, LI कैप MJ कैप प्लस NK कैप। एक प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने BSc क्लासेस में पढ़ी होगी, वो प्रॉपर्टी क्या होती है आप देखिए, यूनिट वेक्टर है तो इसका मोड निकाल लीजिए,
आपको क्या मिलेगा, इसका मोड विल बी इक्वल्स टू 1, implies that l square plus m square plus n square will be equals to 1. Very very important property, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. तो ये हुए इसके रिलेशन हुआ डिसीज के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यूनिट वेक्टर को डिसीज की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सब कुछ आपका हुआ किसके लिए, एक यूनिट वेक्टर के लिए, एक पोजीशन वेक्टर के लिए। आगे हम चलेंगे, कुछ टाइप्स और भी है इम्पोर्टेंट, ठीक है, उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू, और कंटिन्यू बने रहिए। अभी थोड़ा टाइम कम है इसलिए लेक्चर्स थोड़े से कम बन रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिस जगह से आप बिलोंग करते हो उस जगह का नाम या कॉलेज का नाम जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू।